हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है प्रैक्टिस सेट 3 और आज हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल M1R5 एंड M2R5। और ये सारे क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में अवेलेबल रहेंगे, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। Explain the basic structure of an HTML document and provide the several type of HTML list। तो कुछ इस टाइप के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओ लेवल के एग्ज़ाम में। यहाँ पे मैंने दोनों मॉड्यूल्स मतलब M1R5 और M2R5 के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि HTML डॉक्यूमेंट के बेसिक स्ट्रक्चर को हमें एक्सप्लेन करना है और साथ ही में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ HTML लिस्ट को एक्सप्लेन करना है। तो ये दोनों ही टाइप हम पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। सो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप में। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द CU एंड ALU इन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के CPU के दो मेन पार्ट्स होते हैं, CU और ALU। एक पार्ट और होता है लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो पार्ट के बारे में पूछा गया है, CU और ALU। CU मतलब कंट्रोल यूनिट एंड ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इन दोनों ही यूनिट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि CU और ALU की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब क्या इनकी विशेषताएं होती है, क्या इनका मेन फंक्शन है इन द CPU। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गिव द रूल्स ऑफ कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल। इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, कन्वर्ट 1011 डेसिमल 101। तो हमें इस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कंप्यूटर, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पूछा गया है क्या होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है। और इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि कंप्यूटर की क्या मेन विशेषताएं होती हैं, क्यों कंप्यूटर को हम यूज़ करते हैं। आप देखते हैं हर एक फील्ड में आज कंप्यूटर यूज़ होता है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, एजुकेशन में, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, हर जगह आपको कंप्यूटर दिखता है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो अगर आपने मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस को देखा है, उन्हें समझा है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली लिख सकते हैं। सो यहाँ पे नंबर लेना बहुत आसान है। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो यहाँ पे आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप में। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे मेरी प्रीवियस वीडियोस में। जो भी स्टूडेंट्स मेरी प्रीवियस वीडियोस देख कर आए हैं उन्हें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से आते होंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। मैं चेक करूंगी किस स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया है और वहीं पर मैं इसका आंसर पोस्ट भी करूंगी। तो जो भी स्टूडेंट सीरियसली तैयारी कर रहे हैं ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए, वो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और देखिए कि किस टाइप से इनके आंसर्स को लिखा जाता है इन पेपर। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैंने हिंदी मीडियम में भी इंक्लूड किए हैं। तो जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो यहाँ से क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, डिफाइन द टर्म्स वेबसाइट, वेब पेज, वेब सर्वर, URL एंड होम पेज एंड ऑल्सो एक्सप्लेन सिस्टम्स। सो इन सारे टर्म्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग यूनिट नंबर 1 में। तो यहाँ पे एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं इन सारे टर्म्स को। तो यहाँ पे टर्म्स है वेबसाइट,
वेब पेज, वेब सर्वर, URL एंड होम पेज। ये सारे ही टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और सारे ही आपस में इंटर रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेब पेज की। वेब पेज क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि HTML लैंग्वेज में लिखा होता है। वेब पेज को क्रिएट करने के लिए जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है वो होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब बात करते हैं वेबसाइट की। तो वेबसाइट क्या होती है? बहुत सारे कलेक्शन ऑफ वेब पेज से मिलके बनती है एक वेबसाइट। अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई जानकारी निकालनी है तो उसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं? उसकी वेबसाइट जाकर देखते हैं। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम प्राप्त कर पाते हैं उसकी वेबसाइट से। नेक्स्ट बात करते हैं वेब सर्वर की। तो वेब सर्वर क्या होता है? वो सर्वर जहाँ पे हम अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं। सपोज़ अगर मुझे कोई पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस करना है तो उसकी रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर के पास और वहाँ से मुझे रिस्पॉन्ड मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं URL की। मतलब क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस किया था और आई थिंक 2 डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि इसकी फुल फॉर्म आती है और MCQs और मैच द फॉलोइंग में ये आ रखी है पहले भी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बहुत इम्पॉर्टेंट इसकी फुल फॉर्म मानी जाती है, रिसोर्स लोकेटर। अब बात करते हैं ये होता क्या है। तो सारे वेब पेज के पास एक URL होता है, मतलब एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। URL की हेल्प से हम उस वेब पेज को ऑन द वेब पहचान पाते हैं। मतलब ऐसा मान लीजिए कि हर एक वेब पेज की एक ID होती है जिसे हम बोलते हैं URL, जिससे हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं ऑन वेब। नेक्स्ट बात करते हैं होम पेज की। तो होम पेज क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का पहला पेज कहलाता है होम पेज। मतलब द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड एज द होम पेज। तो यहाँ पे सारी टर्म्स मैंने एक्सप्लेन कर दी है इन शॉर्ट, और इन सारे टर्म्स के बारे में आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर। हाउ डज अ वेब सर्वर वर्क? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर। इनके बारे में हम बहुत सी बातें पहले भी कर चुके हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक वो सॉफ्टवेयर जहाँ से हम वेब पेज को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, और वेब सर्वर क्या होता है? जहाँ से रिस्पॉन्ड आता है। तो इसके बारे में बहुत सी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा मेरी प्रीवियस वीडियोस में, तो प्लीज़ उन्हें देखिएगा, जहाँ से आपको ये पता लगेगा कि कैसे इसके आंसर्स लिखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। डिफाइन रैम, रोम एंड कैश मेमोरी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं रैम की, रोम की एंड कैश मेमोरी की। तो रैम की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और रोम की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो रैम को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, और रोम क्या होती है? रोम हमारी होती है एक ऐसी मेमोरी जो कि पहले से ही लिखी होती है, जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है, जिसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमें बार बार रिपीटेडली कुछ इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करना होता है, तो अपने CPU की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैश मेमोरी का। मतलब इसके अंदर हम वो डेटा रखते हैं जिसे हमें बार बार यूटिलाइज करना होता है। तो इन सब के बारे में बहुत सारी बातें हम पहले ही कर चुके हैं। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस सेक्शन में से, और यहाँ पे नीचे हिंदी में भी सारे क्वेश्चंस गिवन हैं। तो जो स्टूडेंट्स हिंदी प्रेफर करते हैं वो यहाँ से भी समझ सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट आता है आपको तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स वहीं पर ही क्लियर कर दूंगी।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हम पहले ही लेक्चर ले चुके हैं। मैंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्कस किए थे, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बनाए जाते हैं, मतलब जो किसी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब जो हमारा MS वर्ड होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम टेक्स्ट को लिखते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, उसका फॉन्ट, उसका कलर, उसका स्टाइल चेंज करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग है, आपका MS एक्सेल है, और भी बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर हमें सॉन्ग सुनना है तो VLC मीडिया प्लेयर है, या हमें कोई पेंट यूज़ करना है तो उसके लिए पेंट की एप्लीकेशन है। तो अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि शॉर्ट नोट लिखिए आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन ए पार्ट है, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि सर्वर के लिए रिक्वायर्ड होती है, मतलब जब हम सर्वर से किसी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है उसके लिए हमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब जो ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर पे, तो सर्वर पे क्या होगा, वो रिक्वेस्ट क्या होगी, प्रोसेस होगी, उसके बाद जो रिस्पॉन्ड आएगा ब्राउज़र पे वापस से, उसके लिए हमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर बात करें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की, तो वो क्या होती है, जो ब्राउज़र पे, मतलब जो क्लाइंट साइड पे रिक्वायर्ड रहती है। जैसे कि अगर बात करूँ एग्जांपल की, तो जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक पॉपुलर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट नंबर 2 है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये भी एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, मतलब उसे एनालाइज करता है, उसे मेंटेन करता है। अगर बात करूँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की, तो फॉर एग्जाम्पल आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है, आपके कंप्यूटर में वायरस को आने से रोकता है, आपके कंप्यूटर में जो फाइल्स है उन्हें करप्ट होने से रोकता है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये मेंटेन जो कर रहा है, हमारी फाइल्स को मेंटेन कर रहा है। और अगर एग्जांपल की बात करें तो डिवाइस ड्राइवर्स। तो डिवाइस ड्राइवर्स क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हार्डवेयर हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से यूज़ हो पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि अगर आपको माउस यूज़ करना है तो माउस के साथ उसका डिवाइस ड्राइवर आता है। अगर आपको प्रिंटर यूज़ करना है तो प्रिंटर के साथ उसका डिवाइस ड्राइवर आता है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सॉफ्टवेयर से और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम डिपिक्टिंग द 4 फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमें बनाना है एक ब्लॉक डायग्राम जो कि कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक 4 फंक्शनल यूनिट को डिपिक्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ब्लॉक डायग्राम बनाने के साथ साथ सारे फंक्शनल यूनिट्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन भी करना रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था 5 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपको डायग्राम बनाने के साथ साथ यूनिट्स को भी एक्सप्लेन करना रहेगा।
तो एक बार देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हम डेटा को इनपुट करते हैं थ्रू इनपुट यूनिट, जैसे कि हमारा कीबोर्ड, हमारा माउस। तो इन यूनिट्स का इस्तेमाल करके हम डेटा को इनपुट करवाते हैं इनटू द कंप्यूटर। उसके बाद क्या होता है, जो आपका डेटा है वो जाके स्टोर हो जाता है कहाँ पे, आपकी स्टोरेज यूनिट में। ठीक है, आपकी स्टोरेज यूनिट में आपका डेटा क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज होती है। एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज, जिसे हम बोलते हैं क्या, हार्ड डिस्क। ये आप लोग सब जानते हो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो आपकी होती है हार्ड डिस्क। ठीक है, और एक होती है आपकी प्राइमरी स्टोरेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो अब क्या होता है, जो आपका डेटा है वो स्टोर हो गया आपकी स्टोरेज यूनिट के अंदर। अब यहाँ से क्या होता है, जो डेटा है वो जाता है कहाँ पे, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास, अगर कोई स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो। सपोज आपको क्या करवाना है, आपको करवाना है 2 + 2 कितना होता है, तो 2 + 2 आपको इसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या होगा, जो डेटा आपने इनपुट कराया है वो जाएगा आपकी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास, क्योंकि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करती है, आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस को डील करती है, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को डील करती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। और उसके बाद क्या होता है, ये रिजल्ट प्रोवाइड कर देती है वापस से स्टोरेज यूनिट को, और स्टोरेज यूनिट क्या करती है, अंत में आपका जो रिजल्ट है वो भेज देती है आपके आउटपुट यूनिट पे, जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस्ड डेटा या फिर इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से आपके कंप्यूटर सिस्टम में पूरी प्रोसेसिंग होती है। तो इसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि आपको कंप्यूटर सिस्टम की 4 फंक्शनल यूनिट्स के बारे में बताना है, तो आप ये डायग्राम बना के आएंगे और साथ ही में आप सारी यूनिट्स को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि स्टोरेज यूनिट के अंदर आप सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी को भी एक्सप्लेन करेंगे, और साथ ही में सीपीयू के अंदर यहाँ पे सीयू और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होती है इन्हें भी एक्सप्लेन करेंगे। उसी के बाद ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में जो आपके सिलेबस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो आपके सिलेबस की एप्लीकेशन के तौर पे आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है सिलेबस से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ये एक एप्लीकेशन के तौर पे आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप इसका आंसर बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अगर हम बात करें लास्ट सेंचुरी तक की, तो तब तक क्या था, इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था वो क्या था, ट्रेडिशनल क्लासरूम बेस्ड लर्निंग थी। मतलब टीचर है वो लेक्चर्स दे रहा है और स्टूडेंट उसे समझ रहा है, उसे याद कर रहा है। याद करने के बाद स्टूडेंट टेस्ट देता है, एग्ज़ाम देता है, और पास होने के बाद नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या था, एक चीज़ मिसिंग थी, वो क्या थी, स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, स्टूडेंट का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था लेक्चर्स में, क्योंकि सब कुछ कर रहा है टीचर। टीचर ही प्लान करता है सिलेबस, टीचर उसे पढ़ाता है, बस स्टूडेंट क्या करता है, उसे याद करता है और एग्ज़ाम में लिख कर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट कोई पार्टिसिपेशन तो कर ही नहीं पा रहा है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे स्टूडेंट्स के सामने। कैसे, जब वो स्टूडेंट्स जाते हैं जॉब करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में, एमएनसी में, तो उनके पास वो रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज़ होती ही नहीं है कि जिससे उन्हें जॉब मिल सके। तो इसे ओवरकम करने के लिए क्या किया गया, डिजिटल लर्निंग को प्रमोट किया गया।
और 2002 और 2003 के बीच में डिजिटल लर्निंग बहुत ज़्यादा इवॉल्व होना शुरू हो गई थी पूरी कंट्री में। अब इससे क्या हुआ, जैसे ही हमारे एजुकेशन में आईटी वर्ल्ड की इंक्लूजन हुई तो उससे क्या हुआ, जो बोरिंग लेक्चर्स थे आपके एक एक घंटे भर जो लेक्चर होते थे क्लासरूम में, अब वो क्या हुआ, इंटरेस्टिंग होने लग गए। मतलब स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने लग गए। कैसे? क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल होने लग गया। मतलब स्मार्ट बोर्ड मतलब क्या होता है कि आपको पीपीटी दिखाई जा रही है, ठीक है, उसमें आपको समझाया जा रहा है कि किस तरीके से सपोज अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट में कैसे इवेपोरेशन होता है, कैसे कंडेंसेशन होता है। तो अगर हम ये पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ कोई जीआईएफ या कोई पिक्चर्स आपको ऑन बोर्ड दिख रही है, तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट को समझने में आसानी होगी। और वहाँ से क्या होगा, स्टूडेंट खुद से भी क्वेश्चन करेगा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएगा। तो जैसे ही हमारे एजुकेशन में आईटी वर्ल्ड आने लगा, उससे क्या हुआ, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी होने लग गई और स्टूडेंट्स और एजुकेटर के बीच में जो गैप था वो क्या हो गया, कम होने लग गया। द ई लर्निंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ प्रोलिफिक वन, विटनेसिंग अ स्टडी ग्रोथ ऑफ 25% ईयर ऑन ईयर। तो हर साल 25% हमारे एजुकेशन में जो ई लर्निंग इंडस्ट्री है वो क्या हो रहा है, बढ़ रही है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ाई करवाते हैं, वहाँ पे आपकी नॉर्मल चॉक एंड डस्टर क्लासेस अब नहीं होती है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया है, स्टूडेंट्स को एक मतलब एक विजन मिल चुका है कि किस तरीके से स्टडी को अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन में क्या हो गया है, जो भी स्टूडेंट है वो प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है पढ़ने के लिए, टीचर से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप क्वेरी पूछ सकते हैं। और क्या हो रहा है, अब मान लो अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास ऑन बोर्ड पिक्चर्स अवेलेबल है, ऑन बोर्ड वीडियोज़ अवेलेबल है, तो स्टूडेंट्स के जो डाउट होते हैं ना वो एट द सेम टाइम क्लियर हो जाते हैं। वो डाउट क्या होता है उसके मन में रहता नहीं है, वो एट अ टाइम वहाँ पर रिजॉल्व हो जाता है। अब क्या हो गया है, एजुकेशन में क्या हो रहा है, जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, ऑनलाइन पीपीटी कंडक्ट करवाते हैं। मतलब स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप पीपीटी बना के लाइए और पूरी क्लास के सामने उसे प्रेजेंट कीजिए। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट जो होता है वो क्या करता है, पीपीटी बनाता है। तो पीपीटी बनाने के लिए उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या करता है, वो एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ों को, क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, उन्हें ढूंढ रहा है, जांच रहा है खुद से। तो यहाँ पे उसका पार्टिसिपेशन आता है और उसके बाद जब वो पूरी क्लास के सामने उसे रिप्रेजेंट करता है तो उसके पास क्या होता है, स्किल्स भी आ जाती है, उसे पब्लिक के सामने बोलना आता है, पब्लिक स्पीकिंग उसकी अच्छी हो जाती है। जो बच्चों का स्टेज फियर होता है कि वो लोग के सामने नहीं बोल पाते हैं, वो भी कम होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आईटी वर्ल्ड का इंक्लूजन एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा रहा है। और अगर इस तरीके से हम और एडवांसमेंट लाते रहेंगे तो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम और भी अच्छा और मजबूत होता जाएगा। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो हम इंक्लूड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में और अपने आंसर को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपके सिलेबस की एप्लीकेशन बनते हैं। यहाँ पे सेम क्वेश्चन को मैंने हिंदी मीडियम में भी इंक्लूड किया है, तो जो स्टूडेंट्स हिंदी प्रेफर करते हैं वो यहाँ से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कैसे सूचना प्रौद्योगिकी भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली है। तो जो पॉइंट्स मैंने इंग्लिश में समझाए हैं उन सभी पॉइंट्स को आप हिंदी में समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में जो कि एप्लीकेशन से पूछे गए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था वो है एक्सप्लेन ब्रीफली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये क्वेश्चन भी सिलेबस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये एक एप्लीकेशन है हमारे सिलेबस की, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर।
तो आइए समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को डिटेल में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? ये वो लीगल राइट्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने कुछ इन्वेंट किया हो या फिर वो ओनर हो। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज़ की, किसके वो ओनर होंगे? वो होंगे किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के या किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के। मतलब वो इंडिविजुअल्स जिन्होंने कुछ क्रिएट किया है अपने इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी से, उनके ओनर होने का हक उनको दिलाना, वो होता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे की। इंडिविजुअल्स रिलेटेड टू द एरिया सच एज लिटरेचर, म्यूजिक, इन्वेंशन एक्सेट्रा। मतलब जो वो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या कर सकते हैं? कुछ इन्वेंट भी कर सकते हैं नया, या वो कुछ लिटरेचर में कोई नई खोज कर सकते हैं, कुछ म्यूज़िक में नया खोज सकते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं? ऐसे राइट्स मिलते हैं कि जो भी उन्होंने सर्च किया है, जो भी उन्होंने इन्वेंट किया है, उसका मालिकाना हक उन्हें मिले। तो इसे ही हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब जो प्रॉपर्टी उनकी है उसके राइट उसके पास होने चाहिए। द क्रिएटर or inventor gets exclusive rights against any misuse or use of work without his or her prior information। अब कई बार क्या होता है कि इन्वेंट किसी और ने किया होता है लेकिन उसको पेटेंट कोई और करवा लेता है, कोई और उसको अपने नाम से चला रहा होता है। तो ये क्या है? ये गलत चीज़ है। तो जो भी क्रिएटर या इन्वेंटर कोई भी नया इन्वेंशन करता है तो उसके पास ये हक होता है कि वो उसके राइट्स के लिए लड़ सकता है, ठीक है, और वो ये बात को इंश्योर कर सकता है कि कोई भी उसके काम का मिसयूज़ नहीं करेगा बिना उसे कोई इंफॉर्मेशन दिए हुए, ठीक है। However, the rights are granted for a limited period of time to maintain equilibrium। तो जो भी राइट्स मिलते हैं अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए मिलते हैं ताकि कोई भी जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन हो रखे, वो कभी भी डिस्टर्ब ना हो पाए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं उन राइट्स की जो कि प्रोवाइड होते हैं उन इंडिविजुअल्स को। द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज विच आर कवर्ड बाय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लेड डाउन बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इन राइट्स की देखभाल कौन करता है? कौन है जो इन राइट्स को प्रिजर्व करके रखता है? तो वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, ये भी MCQ में आ सकती है। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ पढ़ लेते हैं जो कवर होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ठीक है। अगर किसी इन्वेंटर ने इंडस्ट्री में कोई नया डिज़ाइन किया है तो वो इस राइट के लिए एलिजिबल है। साइंटिफिक डिस्कवरी करी हो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कॉम्पिटिशन, लिटरेसी, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक वर्क्स, इन्वेंशंस इन ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एंडेवियर। एंडेवियर मतलब क्या होता है? मानवता के लिए, उसके हक में। परफॉर्मेंसेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, फोनोग्राम्स एंड ब्रॉडकास्ट, ट्रेडमार्क्स, सर्विस मार्क्स, commercial names and designation, all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literacy and artistic field। तो जो भी इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ में, साइंटिफिक में, लिटरेसी में या आर्टिस्टिक फील्ड में कुछ भी नया इन्वेंट करता है वो इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यही सब बातें हिंदी में लिखी गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हिंदी में पढ़ना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, ये भी जानना हमें ज़रूरी है। तो फर्स्ट है आपका कॉपीराइट, देन पेटेंट एंड देन ट्रेड सीक्रेट्स एक्सेट्रा। मतलब अगर किसी को अपने इन्वेंशन को क्या करना है? प्रिजर्व करना है, तो वो उसको कॉपीराइट ले सकता है उसके लिए, ठीक है, या वो उसे पेटेंट ही करवा सकता है, या वो
ट्रेड सीक्रेट्स भी रख सकता है। तो कुछ इस टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो पेटेंट्स करवा सकते हो, मतलब अपने नाम से आपने उसे पेटेंट करवा लिया। सपोज आपने कोई वॉच बनाई है तो आपने उसको नाम दे दिया दियाज वॉच। सपोज आपका नाम दिया है, आपने उस वॉच को पेटेंट करवा लिया अपने नाम से, ठीक है, तो वो आपकी हो गई, आपका ट्रेडमार्क मिल गया उस पर्टिकुलर वॉच को। नेक्स्ट इज डिज़ाइन राइट्स, देन परफॉर्मर्स राइट्स, कॉपीराइट भी आप ले सकते हैं, ट्रेडमार्क्स एंड डेटाबेस राइट। तो ये कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में तो आप ये सारे पॉइंट्स में लिख सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। यहाँ पे सेम पॉइंट्स हिंदी में दिए गए हैं। तो आपने देखा कि आपके एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो आपके सिलेबस से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस की एप्लीकेशन के तौर पे आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखना है और ऐसे क्वेश्चंस की भी तैयारी आपको करके जानी है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने देखे किस टाइप के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ओ लेवल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और कैसे हमें अपनी तैयारी को और अच्छा करना है ताकि हम सारे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में समझा, दोनों ही मॉड्यूल्स के बारे में, M1 R5 और M2 R5 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे गिवन है और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। तो बने रहिए ओ लेवल GS अड्डा चैनल के साथ और यहाँ से आपको सारी तैयारी अच्छे से करवाने का प्रॉमिस हम करके जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।